परमिशन तो पहले किसी ने बोला था ना, रिकॉर्डिंग का परमिशन दो, तभी दे दिया था। हो गया ना? शुरू करें। लास्ट टाइम अपन क्या पढ़ रहे थे? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। देख, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में ना, और बेसिक स्ट्रेंथ या एसिडिक स्ट्रेंथ में बहुत ज्यादा मतलब अपन ने देखा ना, जितने कंपाउंड्स आते हैं जो कि अपन से पूछते हैं मेन से एडवांस में, बहुत ज्यादा इधर उधर मिक्स नहीं करते, सीधा सीधा पूछते हैं और अपन को ऑर्डर में पता चल ही जाता है क्या करना है। इसमें थोड़ा सा अपन ने नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स तो लास्ट टाइम काउंट किए थे अपन ने, थोड़ा सा प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। तो प्रॉपर्टीज को अपन बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, मतलब बाय अज्यूमिंग, मतलब इस टाइप का कोई इजी कंपाउंड अज्यूम करके सिस और ट्रांस, अपन इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म चेक कर लेते हैं, मतलब उनके प्रॉपर्टीज को चेक कर लेते हैं। मान लें अपन को ऐसे गिवन है, और इसमें अपन क्या करेंगे, इसमें अपन लिख लेंगे दैट इज कि प्रॉपर्टीज लिख लेते हैं और सिस और ट्रांस के लिए लिख लेते हैं, फिर अपन एक्सप्लेनेशन भी कर लेते हैं। जैसे अपन प्रॉपर्टी में लिखेंगे स्टेबिलिटी, तो स्टेबिलिटी ऑफ सिस इज लेस एंड ट्रांस इज मोर, है ना। डाइपोल मोमेंट की बात करेंगे तो डाइपोल मोमेंट ऑफ, है ना, डाइपोल मोमेंट ऑफ सिस इज मोर एंड दिस इज लेस, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट की बात करेंगे तो जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। बॉइलिंग पॉइंट की बात करूंगा तो मैं पोलैरिटी, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन की बात करूंगा, राइट। और मेनली यही मतलब अपन चेक करते हैं, है ना। और क्या होगा, डाइपोल मोमेंट होगा, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, स्टेबिलिटी, और यही प्रॉपर्टीज मेनली अपन से पूछते हैं। सॉल्युबिलिटी पूछ लेंगे। सॉल्युबिलिटी डिपेंड करेगा वाटर, जब भी अपन से सॉल्युबिलिटी कहेंगे वो वाटर, अगर कुछ मेंशन नहीं है तो वाटर ही होता है, तो पोलैरिटी ज्यादा होने की वजह से दिस इज मोर, दिस इज लेस, ऐसे बता सकते हैं। अब अपन ना कुछ ऐसे थोड़ा सा पार्ट इनको डिस्कस कर लेते हैं। जैसे अपन ने कहा स्टेबिलिटी, तो स्टेबिलिटी डिपेंड्स ऑन, राइट ना, एनर्जी, सो डिपेंड्स ऑन एनर्जी, ऑन एनर्जी। अगर एनर्जी ज्यादा होगी तो स्टेबिलिटी कम होगी, तो ट्रांस का एनर्जी ज्यादा होता है एंड द एनर्जी ऑफ ट्रांस इज मोर, of trans is more due to van der Waals repulsion, Waals repulsion। और van der Waals repulsion अपन को पता है क्या होता है, वो सिस होगा ना, है ना। कौन सा वाला सिस होगा, ये वाला सिस है, ये ट्रांस है। नहीं जहाँ पे आपने स्टेबिलिटी लिखा है एनर्जी ऑफ सेस का ज्यादा है, सिस इज मोर ना, अपन वही एक्सप्लेन करते हैं ना, क्योंकि वो van der Waals repulsion तो बता नहीं रहा अभी यहाँ। तो अपन क्या करेंगे ना, इसका 4 टाइम्स ले लो, इसका 4 टाइम्स ले लो। अगर दोनों का 4 टाइम्स लेंगे और उनका ये 4 टाइम्स रेडियस ना आपस में ओवरलैप करता है या टच करता है, जैसे अपन ने लिखा था b इज इक्वल टू 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब ना, इंटू Na पर मोल लेते हैं b का वैल्यू। लेकिन एक्सक्लूडेड रेडियस तो अपन ने बनाया था ना ऐसे, तो किसी के भी रेडियस से अगर हम उसके 4 टाइम्स वॉल्यूम ले लें, किसी के भी वॉल्यूम से अगर 4 टाइम वॉल्यूम कंसीडर कर लें और वो वॉल्यूम अगर आपस में ओवरलैप करते हैं तो वहां van der Waals repulsion होगा। So when the groups are lying at a distance equal to or less than the van der Waals volumes, then we'll say that there is van der Waals repulsion। उसी को अपन van der Waals repulsion बोलते हैं, steric strain बोलते हैं, steric hindrance बोलते हैं। So that is steric hindrance। तो स्टेबिलिटी डिपेंड करेगा, अगर ट्रांस वाला इसलिए ज्यादा है क्योंकि उसमें van der Waals repulsion पॉसिबल नहीं है, ट्रांस वाले में तो van der Waals repulsion पॉसिबल नहीं है, so there is no van der Waals repulsion in this।
इसोवेंट्रल रिपल्शन नहीं होगा। ठीक है, तो स्टेबिलिटी हम बता सकते हैं उससे, उसमें कोई एक्सेप्शन वगैरह भी नहीं आएगा, है ना। सिस ट्रांस में मुझे नहीं लगता कोई एक्सेप्शन आएगा। ठीक है, कभी कभी ऐसे बोल देते हैं कि भाई अगर अपन को ऐसे कंपाउंड के बने हो फिर अपन से स्टेबिलिटी पूछ लें, तो उस टाइप के कंपाउंड में देख लेता हूं क्या करना है अपन को। कभी कभी ऐसे कंपाउंड गिवन होते हैं अपन को, और इधर भी OH होता है, OH या NH2 टाइप, ऐसे कुछ ऐसे OH गिवन है अपन को, और इधर भी OH गिवन है, तो अपन इसको ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग जैसे स्टेबलाइज कर सकते हैं। क्योंकि अगर ये ट्रांस होता तो उस तरफ होता, लोन पेयर इधर होता, उससे उतना अच्छा स्टेबिलिटी नहीं बनता जितना इससे होगा, क्योंकि sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, जबकि ये इस तरफ होता तो लोन पेयर अपन कहते हैं, ये भी तो लोन पेयर के साथ ऐसे हो सकता है अट्रैक्शन, तो अपन कहते हैं नहीं भाई वो लोन पेयर वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता, अच्छा नहीं बनाता हाइड्रोजन वो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। ये सीधा हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। थोड़ा सा रिंग मुझे बड़ा लग रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 मेंबर्ड है, लेकिन स्टेबिलिटी ज्यादा होगी क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग को अपन ज्यादा प्रेफरेंस देता है। तो अपन इसको ऐसे बता सकते हैं भाई, EZ से बताएंगे या फिर SYN-NT से बता देते हैं। तो इसमें क्या हो गया, NT वाला ज्यादा स्टेबल है, जबकि SYN वाला अगर उस तरफ होता तो कम स्टेबल होता, लेकिन फिर बना के देना पड़ेगा आपको ऐसे कि बताओ इन दोनों में से कौन सा ज्यादा स्टेबल है, तो अपन बता सकते हैं। तो यहां पर ऐसा ग्रुप सब्स्टिट्यूटेड है ऑर्थो पोजीशन पे जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है, तो उस टाइप अपन देख लेंगे, है ना। तो ये सिन होता और ये एंटी होता तो अपन बता देते, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, आप सिन और एंटी बना लेते हैं अपने आप से। डबल बॉन्ड बनाएंगे अपन, इसका लोन पेयर होगा, इधर OH होगा, तो अपन कहते हैं भाई अगर ये H ऐसे होता तो इसका हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिस विल बी स्ट्रॉन्गर, और वो थोड़ा वीक होता, वो वीक होता। तो फिर इस केस में सिन और एंटी में तो अपन मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर देख के बताएंगे। ये तो आपने एक सिंपल इन दोनों को लेके बताया मुझे, इस टाइप का कुछ होगा तो मैं देखूंगा वहां पर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो नहीं। डाइपोल मोमेंट की बात करेंगे तो दैट इज पोलैरिटी होता है सीधा सीधा भाई, ये वाला और डाइपोल मोमेंट अपन को पता है इट इज ऑलवेज फ्रॉम पॉजिटिव टू इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। सो डाइपोल मोमेंट अगर पॉजिटिव टू नेगेटिव एटम होता है तो मैं इसको हटा देता हूं, है डाइपोल मोमेंट को देख लेते हैं अपन। अगर डाइपोल मोमेंट को चेक करेंगे तो नो डाउट इसमें डाइपोल मोमेंट अपन चेक करेंगे हाइब्रिडाइजेशन से, ऑर्डर चेक वो वेक्टर चेक करेंगे, ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये इसका हो जाएगा, ये इसका वेक्टर हो जाएगा, और वेक्टर अपन को पता है क्या होगा, इसमें तो सारे कैंसिल हो गए। तो जनरली अपन कहते हैं डाइपोल मोमेंट ऑफ सिस इज मोर देन ट्रांस, ये बोलते हैं, ठीक है ना। लेकिन फिर अपन कहेंगे कि भाई देखो, अब ऐसा नहीं कि अपन ने सिस और मोर देन ट्रांस कहा है तो हम हमेशा वही कर देंगे, भाई डिपेंड करेगा स्ट्रक्चर पे। अगर मान लो अपन ने ऐसे लिखा हुआ है तो फिर क्या करेंगे, तो अपन कहेंगे ठीक है भाई मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं तो इसको ट्रांस लिख रहे हो, इसको सिस लिख रहे हो। तो डाइपोल मोमेंट तो आपने मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है आपको अच्छे से। तो डाइपोल मोमेंट अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका वेक्टर ऐसे, इसका वेक्टर ऐसे, तो वेक्टर एडिशन हो गया पैरेलल वेक्टर्स में, जबकि इसमें सब्सट्रैक्शन होगा, तो फिर डाइपोल मोमेंट ट्रांस का ज्यादा होगा। तो अपन तो कहेंगे भाई देखेंगे अपन के मतलब वहां पर क्या गिवन है, अब ऐसे नहीं बताएंगे कि मतलब कुछ भी ऐसे बता दिया अपन ने। तो डाइपोल मोमेंट हमेशा सिस का ज्यादा होगा ये जरूरी नहीं, मैं सिस का ज्यादा भी कर सकता, सिस का कम भी कर सकता हूं, तो वो अपन स्ट्रक्चर्स देखेंगे। अब मेल्टिंग पॉइंट की बात करेंगे। अब अगर अपन मेल्टिंग पॉइंट की बात करें ना, तो जब भी मैं मेल्टिंग पॉइंट चेक करूंगा ना, पहले बॉइलिंग पॉइंट की बात कर लेते हैं, क्योंकि डाइपोल मोमेंट है तो बॉइलिंग पॉइंट की बात अपन इजीली कर सकता है। बॉइलिंग पॉइंट में जनरली वी से दैट सबसे पहले अपन देखेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। फिर अपन चेक करेंगे, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग उसके बाद अपन चेक करेंगे वन डाल फोर्सेस। और उससे पहले मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बाद अपन डाइपोल मोमेंट भी चेक कर सकते हैं अगर नॉन पोलर है तो फिर अपन चेक करेंगे दैट इज डाइपोल मोमेंट। क्योंकि
क्योंकि फिर डाइपोल, वैसे वंडरवल फोर्सेस भी डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन ही था अगर आप लिखते तो, पर वंडरवल फोर्सेस भी लिख सकते थे क्योंकि बहुत सारा आ जाएगा वंडरवल फोर्सेस में, वंडरवल फोर्सेस। और फिर अपन चेक करते हैं, मतलब ये दोनों ही पार्ट अपने लिए मेन थे। अब वंडरवल फोर्सेस लिखो तो मॉलिक्यूलर वेट भी हो जाएगा, ज्यादा मॉलिक्यूलर मास होता है तो ज्यादा वंडरवल फोर्सेस होता है। अब अपने पास एक पार्ट आएगा कि भाई अगर मान लो मैं कंपेयर करूं कि वाटर है मेरे पास और मेरे पास डेकेन है, तो अपन कहेंगे ये कोई कंपैरिजन नहीं है, ये कोई कंपैरिजन नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई इसमें वंडरवल फोर्सेस ज्यादा हो सकते हैं, इससे तो फिर मैं क्या करूंगा, जैसे अपन कहते हैं ना, अपन को पता है ना, अपन लिखते हैं NH3 PH3 है ना, तो ASH3 SBH3 और BiH3। बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा किसका होगा, इसका, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका और फिर इसका। ये ऑर्डर है वंडरवल फोर्स, ये 5 बजेगा, ये 4 था। तो मतलब बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा किसका होगा, BiH3 का NH3 से ज्यादा है, तो अपन कहेंगे इसमें तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। हाँ तो भाई हाइड्रोजन बॉन्डिंग है लेकिन इसका वंडरवल फोर्सेस ज्यादा है सरफेस एरिया बड़ा होने की वजह से। तो फिर ऐसा कहना कि मतलब उसी का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, ये ठीक नहीं होगा। तो कंपैरिजन जो होता है वो मतलब एक रिलेटिव कंपैरिजन होगा तो ठीक है। रिलेटिव कंपैरिजन कैसे, मतलब कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास है तो फिर ठीक है, तो अपन कहेंगे कि दिस इज फॉर कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास, है ना, फॉर कंपेरेबल मॉलिक्यूलर वेट। तो अगर कंपेरेबल मॉलिक्यूलर वेट है तो अपन बोल देंगे भाई सिस का ज्यादा होगा ट्रांस से ड्यू टू डाइपोल मूवमेंट, ये डाइपोल मूवमेंट की वजह से बता रहे हैं। मतलब ऐसा कुछ नहीं बोल सकते अपन कि किसका, मतलब अगर कुछ भी ऐसे दे दिया आपने तो बताओ किसका ज्यादा है। जैसे अपन ने प्रीवियस क्लास में ना एक वो भी पढ़ा था ईथर और एल्केन के लिए, तो जब वो गैसियस स्टेट में थे तो ईथर का ज्यादा हो रहा था, नहीं जब गैसियस स्टेट में थे तो अपन ने कहा कि भाई ईथर ज्यादा होगा और एल्केन से। लेकिन अगर नॉर्मल चेन है, अब उसमें भी ब्रांचिंग होगा तो प्रॉब्लम होगा, क्योंकि उसमें भी अगर ऐसे ना जैसे अपन ने हेक्सेन देखा और डाइथाइल ईथर देखा तो अपन ने कहा हेक्सेन का ज्यादा। लेकिन अगर ब्रांचिंग हुआ हेक्सेन में तो क्योंकि ड्रास्टिकली चेंज होगा फिर, तो ऐसे ना ऐसा नहीं बुक कहेंगे भाई कुछ भी बताओ आप, एक मतलब उधर एक डिसेंट मतलब कंपैरिजन होगा जिसमें अपन को पता चलेगा भाई हमको पढ़ना क्या है। तो इस टाइप का नहीं पूछते हैं कि बताओ अच्छा इसका क्या होगा, इसका ऐसे ऐसे थोड़ी पूछते हैं, राइट ना। तो अपन एक ऐसे लिख सकते हैं जैसे एल्केन्स की अगर हम बात करें तो फिर वो एल्केन्स की ही बात करेंगे। भाई अपन क्या कहते हैं एल्केन्स में कि अगर मेरे पास नॉर्मल हेक्सेन है तो अपन कहेंगे वो ज्यादा ही होगा ब्रांच एल्केन से, आइसोहेक्सेन से, है ना। और अगर मेरे पास ऐसे गिवन है दैट इज आइसोहेक्सेन, है ना, आप आइसोहेक्सेन को नियोहेक्सेन भी लिख सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं, वो भी आइसोहेक्सेन का ज्यादा होगा नियोहेक्सेन से, और नियोहेक्सेन का नियोहेक्सेन लिख लेते हैं पर ऐसे, ठीक है। और नियोहेक्सेन लिखोगे तो इसका ज्यादा होगा अगर अपन लिखेंगे दैट इज इससे ज्यादा तो नॉर्मल पेंटेन ही होगा, फिर अपन कहेंगे। फिर अपन को अगर ऐसे हाँ अपन ऐसे कर सकते हैं, अगर लिखा है आइसोहेक्सेन है मेरे पास और मैंने नॉर्मल पेंटेन लिखा हुआ है तो अपन को कहेंगे भाई ऑब्वियस सी बात है एक CH2 का डिफरेंस है, मतलब काफी डिफरेंस आएगा, एक CH2 का डिफरेंस होगा तो काफी डिफरेंस आएगा। तो एक कार्बन से अपन कहेंगे इसमें तो ब्रांचिंग है, तो अपन कहेंगे ब्रांचिंग वाला तब कंपेयर कर सकते हो आप जब दोनों में ब्रांचिंग हो। भाई अगर नॉर्मल पेंटेन है ना तो इसमें नॉर्मल पेंटेन में एक CH2 कम है और एक CH2 से अगर बढ़ाएंगे एक CH2 को तो ऑलमोस्ट 30 डिग्री बढ़ता है, राइट ना। तो इसमें ऑलमोस्ट 30 डिग्री बढ़ेगा एक CH2 से, तो इसमें 30 डिग्री बढ़ेगा, थोड़ा बहुत कम भी होगा तो क्या फर्क पड़ेगा। तो आइसोहेक्सेन का ज्यादा ही होगा क्योंकि उसमें CH2 एक CH2 एक्स्ट्रा है,
तो वंडरवल फोर्सेस ज्यादा होंगे। फिर बॉइलिंग पॉइंट अपन ऐसे कंपेयर कर सकते हैं। फिर अपन मतलब बॉइलिंग पॉइंट में क्या मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग वगैरह, फिर अपन सिस और ट्रांस की बात कर रहे हैं तो सिस का तो ज्यादा ही होगा ट्रांस से। तो डिपेंड करेगा डाइपोल मोमेंट पे है, मतलब सिस का ज्यादा होगा ट्रांस से। और अभी अभी आपने बताया था कि ट्रांस का डाइपोल मोमेंट ज्यादा है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं भाई जिसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा, ऐसे आपने लिखा ना, तो इसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा है इससे, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। इसको नहीं बोलेंगे अपन, तो वो डाइपोल मोमेंट पे डिपेंड करेगा। अगर नॉन पोल थोड़ा बहुत पोलैरिटी मतलब ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से, तो बॉइलिंग पॉइंट पे अपन ऐसे बता सकते हैं। फिर मेल्टिंग पॉइंट की बात करेंगे। मेल्टिंग पॉइंट में क्या होगा ना, पहले अपन चेक करेंगे, जैसे इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग चेक किया ना, तो सबसे पहले मैं चेक करूंगा लैटिस एनर्जी। सबसे पहले मैं प्रेफरेंस दूंगा किसको, लैटिस एनर्जी को, मतलब पैकिंग को। अपन इसमें चेक करेंगे लैटिस एनर्जी को, दैट इज पैकिंग को। हाँ, इसमें अपन ऐसे भी कर सकते हैं, अगर मान लो इसकी जगह ना अपन को ऐसे गिवन है तो भी आप बता सकते हो, मुझे ऐसे गिवन है, मुझे ऐसे गिवन है, और मुझे ऐसे गिवन है, और अपन से कहा भाई बॉइलिंग पॉइंट बताओ, तो अपन बता सकते हैं इसका ज्यादा होगा इससे, इसका ज्यादा होगा इससे, डाइपोल मोमेंट्स ड्यू टू द डाइपोल। तो इसलिए अपन ने लिखा उसमें कि हम सबसे पहले हाइड्रोजन बॉन्डिंग और फिर वंडरवल फोर्सेस में डाइपोल डाइपोल फोर्सेस को प्रेफरेंस देंगे। तो इसलिए मैंने आपसे कहा कि डाइपोल डाइपोल फोर्सेस को हम प्रेफरेंस देंगे। लैटिस एनर्जी के बाद मैं चेक करूंगा दैट इज वंडरवल फोर्सेस, आप उसे मॉलिक्यूलर वेट भी लिख सकते हैं, मॉलिक्यूलर वेट को। आप मॉलिक्यूलर वेट को जैसे अपन ने यहां पर भी लिखा ना, देखो ये भी एक तरीके से मॉलिक्यूलर वेट ही है। इधर मॉलिक्यूलर वेट सेम था तो हमने नॉर्मल, आइसो और नियो इस टाइप से देखा ब्रांचिंग से। फिर अपन चेक कर सकते हैं वंडरवल फोर्सेस को, वंडरवल फोर्सेस का। बाकी वंडरवल फोर्सेस में डाइपोल 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 इंड्यूस डाइपोल वो सब आ जाएंगे। अब अपन चेक करेंगे दैट इज मतलब फिर अपन चेक कर सकते हैं। सो वंडरवल फोर्सेस में सारे ही फोर्सेस आ गए। अब एल्केन की बात करूंगा तो मेल्टिंग पॉइंट पे ना, नॉर्मल एक्सेन का मेल्टिंग पॉइंट आइसो एक्सेन से ज्यादा होगा। अगेन द सेम थिंग ना, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट की जब अपन बात करेंगे ना, तो उसमें सरफेस एरिया ज्यादा होना चाहिए या वंडरवल फोर्सेस भी ज्यादा होना चाहिए। भाई क्लोजली पैक्ड होंगे तब भी तो मतलब एक तरीके से ये है कि अगर जब अपन मेल्टिंग पॉइंट चेक कर रहे हैं तो सॉलिड से मेल्ट में कन्वर्ट हो गया, अब उनको वेपराइज करना है। मेल्ट से अपन बात करेंगे, इसमें मेल्टिंग पॉइंट की जब बात करेंगे तो वो सॉलिड से सिर्फ लिक्विड में कन्वर्ट करना है, मतलब पैकिंग को ब्रेक करना है, क्रिस्टल पैकिंग को बस। जबकि बॉइलिंग पॉइंट में अपन को क्या करना था, मॉलिक्यूल को सेपरेट करने थे। ऐसे दो मॉलिक्यूल को सेपरेट करना मुश्किल है, या ऐसे दो मॉलिक्यूल को सेपरेट करना मुश्किल है, वेपराइज करना। तो अपन ने कहा डाइपोल मोमेंट जिसमें ज्यादा होगा उनका डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन ज्यादा होगा। सो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन अगर ज्यादा होगा तो अपन ने कहा ठीक है फिर वैसे चेक कर लेते हैं, इसमें डाइपोल मोमेंट ज्यादा है तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन ज्यादा था, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा था। अब सिस और ट्रांस में ना अपन ऐसे कुछ इसमें अगर हम बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो मैं इसको हटा लेते हैं अपन, है मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो पहले एक बार सिस और ट्रांस के लिए देख लेते हैं अपन। एनर्जी ऑफ अगर हम मेल्टिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, एनर्जी ऑफ राइट वो पैकिंग ऑफ, अपन लैटिस एनर्जी की बात कर रहे हैं। सो पैकिंग की बात करते हैं अपन। पैकिंग इन ट्रांस इज मोर फेवरेबल। इसको ना कभी कभी अपन सिमेट्रिक भी बोलते हैं, लेकिन मुझे सिमेट्रिक वर्ड मतलब समझ में नहीं आता है, मतलब वो सिमेट्रिक क्यों यूज करते हैं। मोर फेवरेबल देन ट्रांस देन सिस। सो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ट्रांस इज मोर
तो ठीक है, अगर इसमें मेनली क्या होता है कि मेल्टिंग पॉइंट में, क्योंकि जब अपन मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं तो अपन प्रॉपर्टी, मॉलिक्यूल की अपनी प्रॉपर्टी को देखते हैं कि वो कैसे क्लोजली पैक्ड है। जब अपन बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं तो दो मॉलिक्यूल के बीच की प्रॉपर्टी देखते हैं बॉइलिंग पॉइंट में, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट में हमें इनको सेपरेट करना होता है। मेल्टिंग पॉइंट में क्या होता है कि ये कितना ज्यादा पैक्ड हो सकता है इसके साथ, क्योंकि ये काफी पास होता है मेल्टिंग पॉइंट में। तो उस केस में इन दोनों का, इसकी जो अपनी प्रॉपर्टी होगी, अगर इसमें एनर्जी ज्यादा है तो ये वाइब्रेट ज्यादा कर रहा होगा। अगर ये वाइब्रेट ज्यादा कर रहा होगा एनर्जी ज्यादा होने की वजह से, तो फिर कम एनर्जी रिक्वायर्ड होगा इसको सेपरेट करने के लिए इससे। तो वाइब्रेशनल एनर्जी अगर ज्यादा, और वाइब्रेशनल एनर्जी ज्यादा कब होती है, एक तरीके से आप डेंसिटी की बात कर रहे हो। भाई सभी मेटल का एक जैसा डेंसिटी थोड़ी होता है, ऑल आर सॉलिड। वो डिपेंड करता है कि रूम टेम्परेचर में किस में वाइब्रेशनल एनर्जी ज्यादा है। जिसमें वाइब्रेशनल एनर्जी ज्यादा होगी, ऑब्वियस सी बात है, उसकी डेंसिटी कम होगी। डेंसिटी कम होगी, मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा हो जाए, मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाएगा, क्योंकि पहले से ही वाइब्रेट कर रहा है वो। हम थोड़ा और एनर्जी देंगे और जोर से वाइब्रेट करेगा, जोर से वाइब्रेट करेगा, ब्रेक हो जाएगा। राइट? तो अपन वैसे चेक कर लेते हैं। अब अपन क्या करेंगे इसमें मेल्टिंग पॉइंट में, विल से दैट कि भाई अगर हमारे पास ऐसे गिवन है, जैसे अपन ने कहा मेल्टिंग पॉइंट बताओ भाई CH3 का ज्यादा होगा या इसका ज्यादा होगा। तो जैसे मैंने कहा मॉलिक्यूल की अपन को ना विद इन द प्रॉपर्टी, विद इन द मॉलिक्यूल प्रॉपर्टी चेक करनी होती है। तो अपन कहेंगे यहां तो पहले से वंडरल फोर्सेस है, मतलब इसकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी इससे। अगर इसकी एनर्जी ज्यादा है इससे, क्योंकि इसमें वंडरल फोर्सेस नहीं थे ना, तो इसमें अगर एनर्जी ज्यादा है तो जब इन इसको दो टाइप के मॉलिक्यूल को पैक करूंगा ना, तो दोनों की एनर्जी ज्यादा होने की वजह से वो वाइब्रेट ज्यादा कर रहे होंगे। वाइब्रेट ज्यादा करेंगे तो डेंसिटी कम हो जाएगी, वाइब्रेट ज्यादा करेंगे तो डेंसिटी कम हो जाएगी, और डेंसिटी कम होगी तो मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाएगा। इधर इधर वाइब्रेशनल नहीं है, क्योंकि जब अपन इनको पैक करेंगे ना, तो अपन क्या करेंगे, इधर CH3 को रखेंगे दूसरे मॉलिक्यूल में ऐसे। तो CH3 का CH3 से वंडरल फोर्सेस हो सकता है, लेकिन इसके साथ नहीं होगा। लेकिन इसमें अगर CH3 होगा ना, तो बहुत ज्यादा मैसिव रिपल्शन होगा दूसरे मॉलिक्यूल में जब अपन रखेंगे। वो मैसिव रिपल्शन की वजह से इधर मेल्टिंग पॉइंट इसका कम होगा इससे। तो इसमें अपन क्या करेंगे, अब मेल्टिंग पॉइंट लिखना है तो अपन ऐसे कर लेते हैं, क्योंकि अपन एनर्जी की बात कर रहे थे। पोटेंशियल एनर्जी इन cis is greater than trans, so melting point of trans is greater than cis, ऐसे बता सकते हैं। तो मेल्टिंग पॉइंट में हमें क्या चेक करना होता है, लेटिस एनर्जी चेक करना होता है। लेटिस एनर्जी क्या होती है, क्लोजली पैक, क्लोज पैकिंग होती है। अगर क्लोज पैकिंग ज्यादा है तो मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा। अब जैसे अपन कहेंगे भाई हमारे पास ऐसे क्या बना है, अपन कहते हैं ऐसे, एक एग्जांपल ले लेते हैं अपन, सपोज सॉल्व करने के लिए अपने पास एक ऐसे कंपाउंड है एग्जांपल 1 में, क्योंकि ऐसे नहीं होता जैसे मैं आपसे बोल रहा हूं कि भाई कुछ भी पूछ लेंगे, वो उनके पूछने का एक तरीका होता है ताकि वो काफी सारे कंसेप्ट पूछ ले। सपोज अपने पास ऐसे गिवन है और अपन को इसमें बताना है कि व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। मेरे पास ऐसे गिवन है, बी गिवन है अपने पास और सी गिवन है अपने पास। और वो ऐसे भी कर सकते हैं भाई, डी में के कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिया था, अपन कहेंगे भाई देखो कार्बोक्सिलिक एसिड इसका तो लीस्ट ही बताऊंगा मैं। कैसे भाई, अपन कहेंगे इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है इसमें नहीं है, लेकिन अपन इसको लीस्ट इसलिए बताएंगे कि इससे इसका मॉलिक्यूलर मास तो कम है। सो मॉलिक्यूलर मास भी बहुत ज्यादा मैटर करता है, इसलिए वो कंपेयर भी नहीं कर पाते अपन से, हमसे कंपैरिजन ऐसे कर पाएंगे। क्योंकि फिर सारे वो डाटा थोड़ी याद रख सकता है स्टूडेंट, सारे डाटा कहीं ना कहीं आपको एक ऑर्डर तो बनाना ही पड़ेगा। वो डाटा फिर मिसमैच भी हो जाते हैं बहुत सारा, मतलब ऐसे। तो अपन क्या करेंगे, इनमें चेक कर लेते हैं। तो भाई पहले अपन कहेंगे, अगर मान लो अपने पास चाहिए अपन को इनमें, अपन कहेंगे बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर बता दो, तो अपन बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर बता देते हैं भाई।
इनमें बता रहे हैं अपन बॉइलिंग पॉइंट। तो इसमें तो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसमें इंटरमोलिकुलर होगा, इसमें भी इंटरमोलिकुलर होगा। तो बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा किसका होगा, तो अपन कहेंगे ये तो इंट्रामोलिकुलर, इसलिए वॉलेटाइल होगा। वॉलेटाइल का मतलब बॉइलिंग पॉइंट कम, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है। कैसे भाई, आप डाइपोल मोमेंट चेक कर लो, इसका मीजोमेरिक इधर और इसका भी मीजोमेरिक इधर, इसका मीजोमेरिक इधर, इसका मीजोमेरिक इधर, इसका मीजोमेरिक इधर, इसका मीजोमेरिक इधर, तो बता सकते हैं अपन सी बी। अब मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं। मेल्टिंग पॉइंट में क्या करेंगे अपन, तो मेल्टिंग पॉइंट में तो पैकिंग की बात करेंगे ना अपन। तो अपन कहेंगे पैकिंग में ये थोड़ा सरफेस एरिया कम होगा, क्योंकि वो ऐसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, चलेगा। इधर ज्यादा होगा, उधर ज्यादा होगा। सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट वैसे किसका होना चाहिए तीनों में से, किसका मेल्टिंग पॉइंट लेने सबसे ज्यादा, सी का। ई का ज्यादा होना चाहिए, ए का ज्यादा होना चाहिए। मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा सी का ही हो जाएगा। वो इसलिए ना कि भाई, अब आपने बताया ना लेटिस एनर्जी, तब उसमें भी तो आप पैकिंग की बात करोगे ना। तो पैकिंग की बात करेंगे तो नो डाउट इसका सरफेस एरिया कम है, इसका थोड़ा ज्यादा है, इसका थोड़ा ज्यादा होगा। लेकिन इसमें क्या होगा, क्योंकि वो तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा, बस उसके स्ट्रक्चर का डिफरेंस है। लेकिन इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा ना दो तरफ से, इसमें भी दो तरफ से, लेकिन इधर थोड़ा वन रोल रिपल्शन होगा। तो इधर क्या होगा, इधर डाइपोल मोमेंट भी ज्यादा है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग सॉलिड में भी देखना है क्या, हाँ, तो सॉलिड में तो सबसे ज्यादा होती है, राइट ना। हाइड्रोजन बॉन्डिंग का स्ट्रेंथ सॉलिड में ज्यादा होता है लिक्विड से, और लिक्विड में ज्यादा होता है गैस से। गैस में तो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है, होता ही नहीं, अनलेस वो वेपर्स में होगा तो शायद हो जाए, नहीं तो नहीं होता, मना कर देते हैं अपन कि गैस में तो होगा ही नहीं। तो इसमें भी जो ऑर्डर आएगा ना वो भी यही आएगा। मतलब ऐसा जरूरी नहीं कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में अलग अलग ऑर्डर आए, सेम भी हो सकते हैं। तो एक पर्टिकुलर कंपैरिजन पूछते हैं अपन से, ऐसे नहीं पूछेंगे चलो भाई ठीक है कंपेयर करो इसको और किसी और को, कि भाई नहीं नहीं मैं तो दोनों CH3 लिखूंगा अब इसमें, और इसको फिर दोनों CH3 और इससे कंपेयर करो। वो एक ऑर्डर होगा तो मतलब, अब अगर पूछ ही लिया है तो वैसे तो पूछेंगे नहीं, वो एक इस टाइप से कोई ऑर्डर होगा। अब पूछ ही लिया है तो कहेंगे भाई इसमें तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, नो डाउट इंट्रामोलिकुलर है, लेकिन पहले सबसे पहले अपन मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करेंगे। इसका मास ज्यादा है उससे, अगर दोनों CH3 होते तो अपन कहते कम ही होगा फिर तो उसका। तो एक पर्टिकुलर ऑर्डर ना, फिर ऑप्शन देख के वो ऑर्डर बताते हैं अपन को कि भाई क्या होना चाहिए, वो कुछ भी अगर डाल देंगे तो, राइट। वैसे वो पूछते नहीं है, आज तक आप देखोगे तो कभी आपको प्रीवियस ईयर्स में ऐसा कुछ भी मतलब हैपोजार्ड क्वेश्चन नहीं मिलता अपन को। तो मेल्टिंग पॉइंट में हमें सबसे ज्यादा प्रेफरेंस देना है लेटिस एनर्जी, पैकिंग। सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा तो सॉल्युबिलिटी भी ज्यादा होगा और ब्रेकअप पावर का। अब इसमें सॉल्युबिलिटी अपन चेक करेंगे तो उसकी ज्यादा होगी, वाटर से इंटरेक्शन ज्यादा है, इसकी कम हो जाएगी, है ना। सो सॉल्युबिलिटी में मुझे नहीं लगता अपन को कुछ ज्यादा ऐसे डिस्कस करने की जरूरत है। और वैसे भी अगर अपन देखेंगे कि हमको ऐसे गिवन है, मान लो फिनॉल के गिवन है और अपन को ऐसे, दोनों में से ज्यादा सॉल्युबिलिटी किसका होगा, तो अपन फंस जाएंगे। अब ये मैंने हैपोजार्ड पूछा क्वेश्चन, ऐसे नहीं पूछना चाहिए मैं, तो गलत है। सॉल्युबिलिटी ऐसे पूछना, तो इस टाइप के क्वेश्चन अपन से नहीं पूछना है। पूछना है तो ऐसे पूछो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसे पूछो। एल्कोहल पूछो, आप फिनॉल पूछो। अब अमाइंस और फिनॉल में क्या रिलेशन है, वैसे तो आपको पूछना चाहिए फिनॉल और सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल्स को, दैट इज द बेस्ट वन, राइट। लेकिन अगर हम फिनॉल को कहेंगे तो जैसे अपन बोलते हैं कि भाई वैसे तो अल्कोहल का ज्यादा हो जाएगा फिनॉल से। फिनॉल इज वाटर सॉल्युबल और नॉट, क्या बताएंगे? सॉल्युबल है वाटर में, पानी में सॉल्युबल है फिनॉल। फिनॉल पानी में सॉल्युबल हो जाएगा। फिनॉल इज स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर, मतलब फिनॉल वाटर में डिसॉल्व नहीं होता।
इवन दो इट हैज अ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, है ना। मतलब स्पेरिंगली सॉल्युबल मतलब बहुत कम सॉल्युबिलिटी है इसकी वाटर में। अपन को तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड दिख रहा है, लेकिन हाइड्रोफोबिक पार्ट बड़ा है हाइड्रोफिलिक पार्ट से। सो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग मुश्किल से बनता है। तो फिनॉल का सॉल्युबिलिटी इन वाटर इज वेरी लेस। सो उस वेरी लेस को अपन क्या वर्ड यूज करते हैं? स्पेरिंगली सॉल्युबल, है ना। उस वेरी लेस को अपन वर्ड यूज कर लेते हैं वेरी लेस। अल्कोहल होता है तो अपन कहते हैं भाई अल्कोहल में जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा सॉल्युबिलिटी कम होती जाएगी। तो ठीक है, अपन फिजिकल प्रॉपर्टीज भी पढ़ते रहेंगे चैप्टर में। हर एक चैप्टर का अपन फिजिकल प्रॉपर्टीज भी पढ़ सकते हैं। ये थोड़ा सा प्रॉपर्टीज था फॉर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में मुझे लगता है आपको कोई डाउट होगा, आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं आइसोमेरिज्म से रिलेटेड, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म से। स्टेबिलिटी में भी मैंने आपको बताया कि भाई ट्रांस वाला ज्यादा स्टेबल होता है, लेकिन ट्रांस वाले में भी मैंने आपको बताया एक्सिन एंटी में वो स्टेबिलिटी आप चेक करना है। इवन ऐसे भी ये वाला भी कई बार अपन से पूछ लेता है, क्योंकि इसमें सिस और ट्रांस में दोनों में स्टेबिलिटी का डिफरेंस है। ये ट्रांस है और ये इसका सिस है, ये इसका सिस है। आप यहां लिख लो या यहां लिख लो कहीं भी, तो ये सिस हो जाएगा। तो अगर अपन स्टेबिलिटी की बात करें इसमें, तो सिस की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है ट्रांस से। स्टेबिलिटी सिस की ज्यादा होगी ट्रांस से। द रीजन इज क्योंकि इसमें जो ये वाले हाइड्रोजन होते हैं ना दो, उनका इसके साथ इंटरेक्शन। वैसे तो अपन कहते हैं हाइड्रोजन का वन डबल रिपल्शन नहीं होता, इसमें होगा, वो काफी पास होंगे ना, क्योंकि वो तो भाई ये दोनों अगर बोर्ड के प्लेन में है तो ये दोनों ऐसे हो जाएंगे और दोनों के बीच में हाइड्रोजन होगा तो काफी पास हो जाएगा। तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी इससे, क्योंकि इसमें कोई इंटरेक्शन नहीं है। सो ये इस टाइप से कुछ क्वेश्चंस है। वैसे इसी में आता है तो बाकी और ऐसे नहीं होता है, इसलिए अपन ने इसको पढ़ लिया, मैंने बता दिया इसको सिस और ट्रांस में भी। अब अपन पढ़ सकते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। देखो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में सबको पता है ऑप्टिकल एक्टिविटी मतलब बिहेवियर ऑफ मॉलिक्यूल टुवर्ड्स प्लेन पोलराइज्ड लाइट, बस। ऑफ मॉलिक्यूल टुवर्ड्स प्लेन पोलराइज्ड लाइट, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ये होता है ऑप्टिकल एक्टिविटी। तो मॉलिक्यूल का बिहेवियर चेक करना है अपन को प्लेन पोलराइज्ड लाइट के टुवर्ड्स क्या होता है। तो अपन कहेंगे ठीक है भाई चेक कर लेंगे। इट इज कैलकुलेटेड एक्सपेरिमेंटली है, इट इज कैलकुलेटेड एक्सपेरिमेंटली, वो अपन को पता है। इट इज कैलकुलेटेड है ना एक्सपेरिमेंटली। तो ठीक है भाई एक्सपेरिमेंट से कैलकुलेट कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। तो एक्सपेरिमेंट में अपन को क्या करना होगा वो देखते हैं अपन, ठीक है ना। तो एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं। अब मैं एक्सपेरिमेंट में सारा कुछ नहीं बना रहा, अपन को पता है, क्योंकि कोई पूछने वाला थोड़ी है कि बताओ एक्सपेरिमेंट बनाओ क्या होगा। हमें बस इतना पता होना चाहिए, लाइट सोर्स से लाइट को पास करेंगे स्लिट से, वो एक कलर का लाइट आ जाएगा तो मोनोक्रोमेटिक बोल देंगे। ये स्लिट ऐसे होगा कि 7 कलर में से एक ही कलर का लाइट आएगा तो मोनोक्रोमेटिक लाइट हो जाएगा। और मोनोक्रोमेटिक लाइट को अपन प्रिज्म से पास करते हैं, विच इज कॉल्ड निकोल प्रिज्म। निकोल प्रिज्म का प्रॉपर्टी होता है, ऐसे अपन एक प्रिज्म ऐसे बना लेते हैं, फिर इससे लाइट आएगा। तो यहां पर जो लाइट आएगा वो 2 डायमेंशनल होगा, और यहां पर जो लाइट था वो 3D लाइट था। वो 3D लाइट और 2D लाइट का डिफरेंस पता क्या होता है? विल से दैट लाइट में इलेक्ट्रिकल वाइब्रेशन होंगे तो राइट ना, मैग्नेटिक वाइब्रेशन भी होंगे। ये निकोल प्रिज्म जो कि कैल्साइट से बना होता है, कैल्साइट इज CaCO3, है ना।
तो कैल्शियम, दैट इज वन ऑफ द फॉर्म ऑफ आइसोमॉर्फ ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। लाइमस्टोन का आइसोमॉर्फ होता है कैल्साइट, तो उससे बना होता है। तो उसका प्रॉपर्टी होता है कि वो इसमें ना इसके इलेक्ट्रिक वाइब्रेशन को बढ़ा देता है और मैग्नेटिक वाइब्रेशन को कम कर देता है। तो अगर इसके इलेक्ट्रिक वाइब्रेशन बढ़ जाएंगे और मैग्नेटिक वाइब्रेशन छोटे हो जाएंगे तो अपन कहते हैं ये लाइट में पोलैरिटी बढ़ गई, ऐसे बोलते हैं कि लाइट गेट पोलराइज्ड, बिकॉज वो इलेक्ट्रिक वाइब्रेशन को बढ़ाता है और मैग्नेटिक वाइब्रेशन को कम कर देता है। ये टू डायमेंशनल लाइट हो जाएगा जिसमें इलेक्ट्रिक वाइब्रेशंस होंगे, मैग्नेटिक वाइब्रेशन नेग्लिजिबल होंगे, इसलिए अपन उसे टू डायमेंशनल लाइट बोलते हैं। विदाउट इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक मतलब लाइट कैसे हो सकता है? तो मैग्नेटिक कम हो गए और वो ज्यादा हो गए। इसको अपन पास करते हैं एक ट्यूब से जिसको अपन कहते हैं पोलैरिमीटर ट्यूब। पोलैरिमीटर ट्यूब में इधर वो ग्लास विंडो होते हैं और इसके अंदर अपन कंपाउंड को रखते हैं सोल्यूशन फॉर्म में। एक्वस सोल्यूशन भी हो सकता है, कोई भी सोल्यूशन हो सकता है। जब ये लाइट यहां से बाहर आता है तो इसको हम एक रेक्टेंगुलर स्लिट से पास करते हैं और उसको फिर लाइट जो रेक्टेंगुलर स्लिट से पास होता है तो वो यहां पर एक स्केल होता है जो ऐसे ऐसे होगा, उस स्केल पर रीडिंग होती है और इसमें एक नीडल अटैच्ड होता है। वो नीडल से पर डिफ्लेक्शन चेक करते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव, डेक्स्ट्रो या लेवो, है ना, ये लेबोरेटरी। सो वो चेक करते हैं अपन, या इसको अपन क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, वो सब अपन बोलते हैं, ये सब बोलते हैं अपन। यहां से ऑब्जर्वर होता है, अपन देख रहे होते हैं। मुझे इसमें कुछ नहीं पता, ये पोलैरिमीटर होता है अपन को पता है, ये निकल प्रिज्म होता है कैल्साइट आइसोमॉर्फ। आइसोमॉर्फ जैसे अपन ने पढ़ा ना कि भाई जिंक सल्फाइड है, अगर आप इसको क्यूबिक लिखोगे तो जिंक ब्लेंड है, अगर इसको आप हेक्सागोनल लिखोगे तो, है ना, हेक्सागोनल लिखोगे तो वोर्साइट है। राइट तो जिंक ब्लेंड क्यूबिक होगा तो जिंक ब्लेंड बोलेंगे अपन और हेक्सागोनल होगा तो वोर्साइट बोलेंगे अपन। तो दिस प्रॉपर्टी ऑफ मॉलिक्यूल टू एग्जिस्ट इन डिफरेंट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड आइसोमॉर्फिज्म। तो कैल्शियम कार्बोनेट आइसोमॉर्फ ऑफ लाइमस्टोन, वो कैल्साइट होता है। तो ठीक है, हमसे कभी पूछ सकते हैं कि कैल्साइट किसका आइसोमॉर्फ है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो पोलैरिमीटर वी नो दैट। अब हमें कैलकुलेट करना होता है स्पेसिफिक ऑप्टिकल रोटेशन। वैसे इसका अच्छा आइडिया है अपन को, क्योंकि आप पहले से पढ़ चुके हो केमिकल काइनेटिक्स में ऑप्टिकल रोटेशन वाला, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। तो ये स्पेसिफिक ऑप्टिकल रोटेशन जो है that will be equal to observed optical rotation divided by length of the tube and concentration. लेंथ आपको डेसीमीटर में लेना होगा हमेशा और कंसंट्रेशन आपको ग्राम पर एमएल में लेना होगा। ठीक है, बस यही करना होता है अपन को। अब डेसीमीटर में, सेंटीमीटर में लेंथ गिवन है तो डेसीमीटर में सबको कन्वर्ट करना आता है, राइट, सेंटीमीटर से डेसीमीटर। कंसंट्रेशन जनरली अपन मोलारिटी सोचते हैं, तो अपन क्या करेंगे, वेट, मॉलिक्यूलर वेट मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइड बाय वॉल्यूम, ये गिवन होगा। तो अपन चेक कर लेंगे कि भाई मोलारिटी अगर गिवन है मुझे, तो जो कंपाउंड अपन को गिवन है वो कितने, ऐसे अपन को गिवन होगा दैट इज 2 मोलर इन 500 ml, ये कुछ भी वॉल्यूम गिवन होगा। तो अपन कहेंगे 2 मोलर, तो ठीक है, इधर 2 लिख लेते हैं और इधर वेट कैलकुलेट कर लेते हैं, कौन सा कंपाउंड है ये बता दो। ब्यूटेनॉल है मान लो, तो ब्यूटेनॉल है तो ठीक है, ब्यूटेनॉल का इधर मॉलिक्यूलर मास लिख लेते हैं। ठीक है ना, अगर अपन को ब्यूटेनॉल गिवन होगा तो मॉलिक्यूलर मास लिख लेंगे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर वेट लिख के इनटू 1000 डिवाइड बाय 500 कर लूंगा, तो अपन कहेंगे अच्छा ठीक है, ये अपन को पता है, ब्यूटेनॉल अगर होगा तो अपन को पता है C5H10 और O C4 ब्यूटेनॉल। तो अपन क्या करेंगे, दैट इज ऑप्टिकली एक्टिव, इसलिए मैंने ऐसे लिख लिया, आइसोब्यूटेनॉल विल बी ऑप्टिकली एक्टिव। तो अपन क्या करेंगे, अपन वेट कैलकुलेट कर लेंगे। तो इतना वेट 500 में गिवन है तो 1 ml में कितना वेट होगा वो अपन लिख के और बस अपना काम कर लेंगे, वो कंसंट्रेशन आ गया बस।
ठीक है। अब लेंथ को सेंटीमीटर से डेसीमीटर जो भी गिवन होगा तुमको पता है कैसे डेसीमीटर में कन्वर्ट। अब अगर स्पेसिफिक ऑप्टिकल रोटेशन की बात करेंगे तो ये हमेशा 1 होता है और ये हमेशा 1 ग्राम पर एमएल होगा। मतलब स्पेसिफिक ऑप्टिकल रोटेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द लेंथ ऑफ द ट्यूब and concentration present inside the polarimeter. So specific optical rotation will be independent of optical rotation is independent of L। और वैसे भी अपन को पता है जब भी अपन स्पेसिफिक वर्ड यूज करते हैं वी आर डीलिंग विद वन लेंथ एंड कंसंट्रेशन, दोनों से इंडिपेंडेंट है बट डिपेंड्स ऑन अब अपन क्या बोलते हैं ना कि जैसे डिफरेंट कलर का लाइट होगा तो डिफरेंट एनर्जी होगी तो जब वो मॉलिक्यूल को हिट करेगी लाइट तो मॉलिक्यूल का मास तो बहुत ज्यादा होता है, तो रोटेट कौन करेगा? लाइट रोटेट करेगी। तो उस लाइट की रोटेशन को अपन किस पे डिपेंड करेगा? तो भाई ऐसे अपन कहते हैं कि भाई जैसे मॉलिक्यूल है अपन को पता है अगर किसी कार्बन से 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच्ड है ना, तो अपन कहते हैं इसमें पोलैरिटी होगी। पोलैरिटी मतलब, और पोलैरिटी का मतलब हो गया कि ये आपस में इनके फोर्सेस जो है ना वो बैलेंस नहीं होंगे, इनके फोर्सेस बैलेंस नहीं होंगे। मतलब इन दोनों में अलग इंटरेक्शन है, 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 वो कभी बैलेंस नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर कोई दो ग्रुप सेम हो जाए तो अपन कहेंगे यहां बैलेंस हो सकता है, इसका इससे और उधर बैलेंस हो गया ना एक ही प्लेन में, इसका इससे इंटरेक्शन या इसका इससे या इसका इससे बैलेंस होने के चांसेस है। तो अगर चांसेस है तो हम बैलेंस ही अज्यूम कर लेते हैं, इसका इंटरेक्शन इससे उतना ही होगा जितना इधर होगा, इसका इंटरेक्शन उतना ही होगा जितना इधर होगा, इसलिए इसमें पोलैरिटी 0 हो सकती है, इसमें पोलैरिटी 0 कभी नहीं हो सकती, ये तो अनसिमेट्रिकल है, ये सिमेट्रिक हो सकता है। तो ये भी पोलैरिटी और लाइट भी पोलर, जब आपस में पोलर मॉलिक्यूल ऐसे स्ट्राइक करेंगे तो ऑब्वियसली बात है जिसका मास कम होगा वही रोटेट करेगा, जिसका मास ज्यादा होगा वो क्यों रोटेट करेगा, इसलिए लाइट रोटेट कर जाता है। उसको अपन ऑप्टिकल रोटेशन के फॉर्म में पढ़ते हैं। वो लाइट रोटेट करेगा तो ऐसे लाइट था रोटेट कर गया तो ये तो फिक्स होता है रेक्टेंगुलर होल, तो इसमें इंटेंसिटी कम हो जाएगी अगर लाइट रोटेट कर गया तो। फिर अपन इसको ना ये फिक्स ऐसे होता है इससे, तो इंटेंसिटी कम हो जाने से अपन को पता चल जाएगा कि वहां पर ऑप्टिकल एक्टिविटी है। तो उधर एक्सपेरिमेंट कोई करवाने नहीं वाला है इसलिए मैंने उसकी बात ही नहीं की, इधर से अपन से पूछेंगे तो अपन किसकी बात करते हैं। बट डिपेंड्स ऑन व्हाट। तो भाई देखो भाई अगर इससे लाइट को टकराना है और लाइट को फिर रोटेट करना है तो अपन लाइट के एनर्जी की बात करेंगे। भाई लाइट का एनर्जी कितना है, क्योंकि 7 कलर में से उनमें भी तो एनर्जी का डिफरेंस है। तो अपन कहेंगे डिपेंड्स ऑन द वेवलेंथ ऑफ लाइट विच इज यूज्ड, ऑन वेवलेंथ ऑफ लाइट विच इज यूज्ड। वैसे तो अपन वही देख के बता देंगे इसलिए मैंने वही लिख दिया ऑफ लाइट विच इज यूज्ड। तो एक तो वेवलेंथ पे डिपेंड करेगा, दूसरा वो डिपेंड करेगा टेम्परेचर पे, क्योंकि टेम्परेचर अगर ज्यादा होगा तो मॉलिक्यूल स्पीड से रोटेट कर रहा होगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, तो जब लाइट उससे इंटरेक्ट करेगा तो मॉलिक्यूल पहले से रोटेट कर रहा है तो उस पर भी डिपेंड करेगा हमारा ऑप्टिकल रोटेशन एंड टेम्परेचर, कि कितना टेम्परेचर पे आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो। बट इन दोनों से इंडिपेंडेंट रहेगा क्योंकि तभी तुमने स्पेसिफिक लिखा हुआ। अब केमिकल काइनेटिक्स में हमने इसको क्या ले लिया था, R1 नॉट R2 नॉट इस टाइप से ले लेते हैं अपन ये पूरे पार्ट को, कि भाई वो फिक्स रहता है, हमें स्टैंडर्ड पता होता है। ये तो स्टील ट्यूब है इसलिए ये तो ये भी फिक्स रहेगा। तो चेंज क्या होगा, इसको चेंज करो, इसमें मल्टीप्लाई करो, ये मिल जाएगा जो हमने केमिकल काइनेटिक्स में किया था, वो यहीं से लिखा हुआ था और इधर से उसको लिख सकते हैं अपन। तो अपन कहेंगे फिर ऑब्जर्व्ड ऑप्टिकल रोटेशन। भाई ऑब्जर्व्ड ऑप्टिकल रोटेशन तो एक तो डिपेंड करेगा कंसंट्रेशन पे, अगर कंसंट्रेशन ज्यादा है तो ऑब्जर्व्ड ऑप्टिकल रोटेशन ज्यादा हो जाएगा एंड लेंथ ऑफ द ट्यूब।
कभी भी किसी का ऑप्टिकल रोटेशन ना भाई नीडल है 180 से ज्यादा नहीं हो सकता, कभी भी किसी का ऑप्टिकल रोटेशन 180 से ज्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि अगर मैं इसको 180 से ज्यादा रोटेट करूं तो मैं ऐसे भी तो बोल सकता हूं कि इधर नेगेटिव साइड रोटेट हो गया था इतना, इसलिए 180 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, कम ही होना चाहिए। बेस्ट तो होगा कि भाई 90 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो अगर इधर 90 से ज्यादा हो रहा है तो मैं ऐसे भी तो अज्यूम कर सकता हूं ये थोड़ा सा ऐसे, मतलब इधर 90 से ज्यादा ऐसे होगा, तो अभी नीडल ऐसे भी तो हो सकता था कि वो इधर आ गया होगा। तो अपन क्या करेंगे, कंसंट्रेशन को कम करेंगे इसके अंदर, सो दैट कि लाइट कम पार्टिकल से स्ट्राइक करेगा तो रोटेशन भी कम होगा। तो एग्जैक्ट मतलब बताने के लिए अगर हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो हम तो यही कहेंगे भाई कंसंट्रेशन कम रखो ताकि डिफ्लेक्शन 90 से कम आए, तो इधर को इधर आया तो अपन बता देंगे, इधर आया तो बता देंगे कि भाई कितना डिफ्लेक्शन होगा। तो लेकिन अपन कहेंगे भाई किसी का भी रोटेशन एटलीस्ट 90 से तो ज्यादा नहीं 180 से तो ज्यादा नहीं बताना भाई, फिर तो ऐसे हो गया कि नीडल इधर से इधर आया था या नीडल इधर से इधर आया था, वो हम बता ही नहीं पाएंगे। ये पार्ट आपको अच्छे से आना चाहिए, लेंथ ऑफ द ट्यूब को डेसीमीटर में कैलकुलेट करना और कंसंट्रेशन को ग्राम पर एमएल में कन्वर्ट करना। कई बार हम क्या करते हैं कंसंट्रेशन को मोलैरिटी रख के और सॉल्व कर देते हैं, वो गलत है। ये अपन को गिवन होगा, ये दो पार्ट पे डिपेंड करता है, वो भी मैंने आपको बता दिया। और एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट करना है तो एक्सपेरिमेंट ये होता है, हमें सिर्फ कोई छोटा मोटा न्यूमेरिकल इससे मिल सकता है। लेंथ ऑफ द ट्यूब सपोज अपन को गिवन है 10 सेंटीमीटर, ठीक है डेसीमीटर कैलकुलेट कर लूंगा। कंसंट्रेशन 50 ml ऑफ 2 मोलर, ठीक है ग्राम में कन्वर्ट कर लूंगा, ग्राम पर ml अभी बताया तो था आपने। ये गिवन है तो ये बता दूंगा, ये गिवन है तो ये बता दूंगा। तो दैट इज हाउ वी कैन हैव अ कैलकुलेशंस। ये आपका कोई छोटा मोटा कैलकुलेशन अपन को मिल सकता है। ये एक्सपेरिमेंट था, इससे कोई कुछ छोटा मोटा क्वेश्चन मिलेगा तो अपन बता देंगे। अब अपन को पता है, जैसे अब रिपीटर से तो आइडिया तो होता ही है कि भाई क्या चेक करते हैं, है ना। देखो अपन क्या बोलते हैं, फॉर ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकल एक्टिविटी, है ना। अब जैसे अपन एक प्राइमरी कंडीशन देखें कि भाई देख, अगर मॉलिक्यूल शुड बी नॉन प्लेनर, मस्ट बी नॉन प्लेनर, मॉलिक्यूल का नॉन प्लेनर होना चाहिए, मतलब प्लेनरिटी होनी नहीं चाहिए। अगर प्लेनरिटी होगी तो ऑप्टिकली एक्टिव हो ही नहीं सकता। सो मॉलिक्यूल मस्ट बी नॉन प्लेनर। तो ठीक है, विल राइट लाइक दिस, पॉइंट 1 लिखते हैं, मॉलिक्यूल मस्ट बी नॉन प्लेनर अपन को बताना है। तो एक पार्ट होता है कि भाई जैसे अपन कहते हैं कि अगर मॉलिक्यूल में एक ही कायरल सेंटर है, मॉलिक्यूल with only one atom, only one atom, इसको मैं ना asymmetric atom लिख देता हूं, asymmetric atom। having asymmetric atom भी लिख लेते हैं, having 4 different group attached to it, then it is always optically active, always optically active। मतलब फिर हमें कुछ चेक नहीं करना है, एक ही मतलब एटम ऐसा है जिससे 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच्ड हैं, तो अपन कहेंगे फिर मैं कुछ नहीं चेक करने वाला, वो ऑप्टिकली एक्टिव ही होगा हमेशा। पर प्लेन ऑफ सिमेट्री तो तब चेक करनी पड़ेगी ना अपन को जब एक से ज्यादा अटैच्ड हो, मतलब ऐसे हो जाते हैं। अब चेक करो भाई प्लेन ऑफ सिमेट्री है कि नहीं, इससे भी 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच थे, लेकिन इसमें 2 कायरल सेंटर हो गए, इससे भी 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच्ड हो गए, तो हमें कुछ चेक करना है। अगर एक ही अटैच्ड है तो ऑप्टिकली एक्टिव होता है, फिर अपन को कुछ नहीं सोचना।
अब कुछ वर्ड्स का मीनिंग समझ लेते हैं। एसिमेट्री, molecule do not have any element of symmetry so any element of symmetry मतलब plane of symmetry, center of symmetry, axis of symmetry। और एक्सिस ऑफ सिमेट्री में दो टाइप के होता है, एक CN एक्सिस होता है, एक होता है SN एक्सिस ऑफ सिमेट्री। CN एक्सिस ऑफ सिमेट्री जो होता है वो ट्राइबल एक्सिस ऑफ सिमेट्री या फिर अपन उसको एक्सिस ऑफ सिमेट्री वही होता है CN। SN इज अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री, तो ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो जाएगा CN। तो अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, आप इसको एक्सिस ऑफ सिमेट्री लिखो तो CN लिख दो, और अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री लिखो तो SN लिख दो, ये भी चलेगा अपने पास। अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री और डिसिमेट्री। So molecule which do not have plane of symmetry, center of symmetry and axis of symmetry, that is called dissymmetry। फिर अपन वर्ड यूज करते हैं कायरल। Molecules which has non-superimposable mirror image, superimposable mirror image, ठीक है, उनको अपन कायरल बोलते हैं। और जिनका होता है वो एक कायरल हो जाते हैं, वो अपन का पता है ऑलरेडी, सबको पता है, थोड़ा बहुत डेफिनेशन सभी को पता होता है। तो एसिमेट्री, डिसिमेट्री, कायरलिटी, कायरल या कायरलिटी। अब अगर मुझे किसी मॉलिक्यूल में ऑप्टिकल एक्टिविटी चेक करना है तो मैं सिर्फ ये चेक करूंगा, क्योंकि जिस मॉलिक्यूल में ये होगा उस मॉलिक्यूल में ऑप्टिकल एक्टिविटी होगी, उसमें ये भी होगा, उसमें ये भी होगा, ठीक है ना। मतलब दिस इज द सफिशिएंट कंडीशन टू चेक द ऑप्टिकल एक्टिविटी, फिर मैं कुछ और नहीं चेक करूंगा। तो इसका मतलब है मुझे जब भी मॉलिक्यूल को ऑप्टिकल एक्टिविटी चेक करना है तो मैं ये पार्ट चेक कर लूंगा कि वो डिसिमेट्रिक है, डिसिमेट्रिक है तो ऑप्टिकली एक्टिव है। ये वाला कंडीशन तो अपन को पता ही है कि क्या होता है। तो ये पॉइंट जो होते हैं, ये पॉइंट अगर हमें आते हैं, मतलब भाई डिसिमेट्री अगर हमें आती है कि प्लेन ऑफ सिमेट्री कैसे चेक करना होता है, सेंटर ऑफ सिमेट्री चेक कैसे करना होता है, और एक्सिस ऑफ सिमेट्री कैसे चेक करना होता है, तो अपन बता देंगे कि भाई कैसे अपन को सिमेट्री चेक करना है। अब अपन क्या करेंगे, जैसे प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है, सेंटर ऑफ सिमेट्री होता है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री होता है और नॉन सुपर इम्पोसिबल मिरर इमेजेस होता है। तो पहले नॉन सुपर इम्पोसिबल मिरर इमेज की बात कर लेते हैं। अगर मेरे पास ऐसे गिवन है सर, वो ए और बी में अलग क्या है? दिख तो रहा है, अल्टरनेटिंग एक्सिस सिमेट्री नहीं है ना उसमें। अच्छा, बस वही। बस वही है ना, ठीक है। ठीक है। तो अपन क्या करेंगे कि भाई सपोज अपने पास ऐसे गिवन है CH3 एंड सपोज C2H5 है, तो इसको अपन क्या करेंगे, जैसे अपन ये 2 डायमेंशनल पे लिख देते हैं, लेकिन अपन को पता है फिशर प्रोजेक्शन, जब भी क्रॉस वाला स्ट्रक्चर लिखा इट इज ऑलवेज फिशर प्रोजेक्शन। मतलब अपन को पहले से प्रोजेक्शन में थोड़ा थोड़ा लिख लेंगे अपन, लेकिन ये है कि ये दोनों ग्रुप हमारी तरफ होते हैं थोड़ा सा, मतलब अबव द प्लेन, और ये दोनों बिलो द प्लेन। तो अपन ऐसे 2 डायमेंशनल में पढ़ लेते हैं। क्रॉस वाले स्ट्रक्चर का मतलब है फिशर प्रोजेक्शन। तो अपन क्या करेंगे, इसको Cl लिखते हैं, इसको H लिखते हैं, CH3 लिखते हैं, इसको H लिखते हैं, इसको C2H5 लिखते हैं। ये इसका मिरर इमेज है। अपन यहां पर मिरर लगाया,
तो ऑब्वियस सी बात है, अगर हम मिरर के पास, ऐसे मिरर है ये, तो अगर हम मिरर के पास खड़े होंगे तो ये वाला हाथ हमारा मिरर के पास ही दिखेगा और ये वाला हाथ मेरा मिरर से, जो दूर था मिरर से वो दूर ही दिखेगा मिरर से। दैट इज मिरर इमेज। अब सुपरइम्पोसिबिलिटी चेक करने के लिए अपन को पता है, इस मॉलिक्यूल को ऐसे उठाओ और इस पे रखो, इस मॉलिक्यूल को ऐसे उठा के इस पे रखेंगे, मतलब वो ऐसे चेक नहीं करना होता है, ऐसे उठा के ऐसे रखना होता है। तो अगर आप ऐसे उठा के ऐसे रखोगे तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन को सुपरइम्पोज करेगा, C2H5 इसको सुपरइम्पोज करेगा, लेकिन CH3Cl को सुपरइम्पोज करेगा और Cl CH3 को। अगर एक भी डिफरेंट सुपरइम्पोसिबल है, एक भी डिफरेंट, जैसे ये Cl CH3 को करेगा, तो फिर हमारे लिए पूरा मॉलिक्यूल नॉन सुपरइम्पोसिबल हो गया। या तो CH3 इस Cl को सुपरइम्पोज करेगा, Cl इस CH3 का सुपरइम्पोज करेगा, दो नॉन सुपरइम्पोज है। तो अपन क्या करेंगे, यहां से इसको ऐसे उठा के ऐसे रखना है अपन को, नॉन सुपरइम्पोसिबिलिटी चेक करने के लिए। दैट इज नॉन सुपरइम्पोसिबिलिटी। ऐसे उठा के इसको इस पे रखेंगे तो दैट इज नॉन सुपरइम्पोसिबिलिटी। तो अगर नॉन सुपरइम्पोसिबल मिरर इमेज कैसे चेक करना है अपन को पता है, तो अपन कहेंगे अच्छा मेरे पास अगर ऐसे होगा तो अब आपने कहा एक भी अगर होगा तो इधर CH3 सुपरइम्पोज करेगा, इधर Cl सुपरइम्पोज करेगा, इधर Cl होगा तो पहले भी C2H5 था। अपन कहेंगे ऐसा नहीं है, मैं इस मॉलिक्यूल को रोटेट कर सकता हूं, कितना 90 डिग्री रोटेट कर दो और फिर सुपरइम्पोज करो। या इस मॉलिक्यूल को अपन कितना भी रोटेट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसी प्लेन में, उसी प्लेन में आप एक ही प्लेन में किसी भी मॉलिक्यूल को कितना भी रोटेट कर सकते हो, बस आप ऐसे नहीं कर सकते, आप ऐसे नहीं कर सकते। किसी मॉलिक्यूल को अपन कितना भी रोटेट कर सकते हैं, तो अपन क्या करेंगे, इस मॉलिक्यूल को रोटेट करने के लिए अपन इसको ऐसे बना लेंगे, भाई आपने Cl यहां पर लिखा, मैं Cl उसको कहीं भी लिख सकता था। तो अगर मैं थोड़ा सा सुपरइम्पोज करना, ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगा, तो अगर कोई भी दो ग्रुप सेम होगा तो सुपरइम्पोज तो हो ही जाएगा। तो ऐसे उठा के अपन कहेंगे ठीक है 90, इधर Cl ऐसे ले जाते हैं भाई, तो इधर H आएगा, इधर CH3 आएगा, अपन कहेंगे नहीं नहीं उससे फर्क नहीं पड़ेगा मुझे, सुपरइम्पोज तो ये हो ही जाएंगे दोनों, है ना। क्योंकि मैं इसको ऐसे बना लूंगा भाई, इसको अपन ऐसे बना सकते हैं ना। तो अब एक और बात, तो शायद मतलब मैं उसको इसलिए नहीं बोल रहा कि इवन नंबर ऑफ एक्सचेंज के बाद किसी भी कायरल सेंटर से अपन इवन नंबर ऑफ एक्सचेंज कर सकते हैं तो सेम मॉलिक्यूल बनेगा। वो अगर ऑड नंबर एक्सचेंज करते हैं तो अपन इनइंचोमर्स बनते हैं। तो ये तो, और फिर अपन कहेंगे ठीक है ना, ये कंडीशन नहीं है, क्यों, क्योंकि इसमें प्लेनो सिमेट्री आ सकता है। इसमें प्लेनो सिमेट्री कैसे आएगा, तो लाइट के, अगर ये जैसे टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में कोई भी दो ग्रुप एक ही प्लेन में हो सकता है। मैं यहां पर C2H5 लिख रहा हूं, जो पहले अपना था उसी को लिखूंगा। अब यहां पर C2H5 लिख लेता हूं और यहां पर लिख लेता हूं Cl। अगर इन दोनों में से कोई भी, यहां पर आप किसी दो को अगर सेम बनाओगे, मान लो आपने ऐसे बना लिया, तो फिर लाइट इन दोनों के प्लेन से कट करेगा, तो इसमें सुपरइम्पोसिबल, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है। पेपर कायरलिटी की बात नहीं करेंगे, प्लेन ऑफ सिमेट्री की बात कर लेंगे। ये सफिशिएंट कंडीशन है ना भाई, इसमें नहीं है प्लेन ऑफ सिमेट्री, आप किसी भी प्लेन से नहीं बना सकते इसको। ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, अपन को पता है sp3 हाइब्रिडाइज्ड, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, किससे, इन दोनों के प्लेन से। ये दोनों बोर्ड के प्लेन में, ये अंदर की तरफ है, ये बाहर की तरफ है, लाइट को मैंने बोर्ड के प्लेन से कट किया, ये और ये दो पार्ट में, इक्वली दो पार्ट में डिवाइड हो गया, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री है। तो अपन सबको पता है व्हाट इज, हाउ टू कैलकुलेट द प्लेन ऑफ सिमेट्री, राइट। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, इन तीनों में से किसी को मुझे बताना है आपको, या तीनों ही एक्सप्लेन करो थोड़ा थोड़ा। सर एक्सिस ऑफ सिमेट्री बता दीजिए, एक्सिस और अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ठीक है, सेंटर ऑफ सिमेट्री में अपन को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। मैं एक बार मतलब ऐसे कर देता हूं, अब ये हटा लेता हूं मैं, क्योंकि बाकी पॉइंट अपन को डिस्कस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर अपन को सिमेट्री एलिमेंट्स आते हैं तो। बाकी अपन चेक ही नहीं करेंगे, हमें ज्यादा कुछ पढ़ना ही नहीं भाई। कायरलिटी का मतलब होता है कि नॉन सुपरइम्पोसिबल मिरर इमेज, बस। और कायरलिटी होना
भी जरूरी नहीं है कि मतलब वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। वो तभी पॉसिबल होता है जब एक ही कायरल सेंटर होता है, वो तो अपन ने पॉइंट 1 में लिखा ही पता। मैं एक बार बता ऐसे में पूछ लेता हूं, प्लेन ऑफ सिमेट्री बता दो, किस मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री है, विच हैज प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड सेंटर ऑफ सिमेट्री, मैं तो दोनों ही पूछ लेता हूं। सेंटर ऑफ सिमेट्री, फिर एक से सिमेट्री से एक क्वेश्चन और ले लेंगे अपन। प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड सेंटर ऑफ सिमेट्री।
हो गया प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड सेंटर ऑफ सिमेट्री। क्रॉस वाला स्ट्रक्चर हमेशा फ्रस्चर प्रोजेक्शन होगा है, उसमें अंडरस्टूड होता है। मुझसे एक गड़बड़ हुई, मुझे ना इसमें ये बनाना था, मैं भूल गया, ये बनाना था मुझे। हो गया सर। ओके चलो भैया, सबसे हो गया, चलो चेक कर लेते हैं। इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री तो है, इधर से भी और इधर से भी, मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री तो है इसमें। सेंटर ऑफ सिमेट्री इधर CH3 और इधर CH3, मतलब अपोजिट एंड पे, सेंटर पॉइंट से अपोजिट एंड पे अगर एक्सिस ड्रॉ करेंगे तो सेम ग्रुप होना चाहिए, इधर CH3 इधर H, तो सेंटर ऑफ सिमेट्री तो नहीं है। इधर प्लेन ऑफ सिमेट्री तो है, लेकिन सेंटर ऑफ सिमेट्री के लिए ये CH3 इधर होना चाहिए था। अगर इधर होता तो मैं कहता सेंटर पॉइंट से अपोजिट डायरेक्शन में अगर एक्सेस को ड्रॉ करूंगा ना, एक्सटेंड करूंगा ना, तो सेम ग्रुप आना चाहिए। तो इधर CH3 है, इधर नहीं है, इधर CH3 है तो इधर नहीं है। तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री तो है। प्लेन ऑफ सिमेट्री तो दो तरीके से था, रिंग के प्लेन में भी था और ये भी है। इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री, इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री तो नहीं है, है, और इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, रिंग के प्लेन में है ना सर? बिल्कुल दोनों ही नहीं आएगा रिंग के। आएगा ना। ये अभी तो बताया आपने, आपने दो तरीके से बताया, एक ये बताया प्लेन ऑफ सिमेट्री, एक दूसरा रिंग का प्लेन भी बताया ना आपने, जैसे इसका प्लेन बताया था। अगर सारे एटम एक ही प्लेन में लाएंगे, हम बोलो, रिंग के प्लेन में देखिए तो CH3 तो sp3 हाइब्रिडाइज है ना, तो उसका एक हाइड्रोजन ऊपर रहेगा और 3 हाइड्रोजन नीचे रहेगा ना। तो रिंग के प्लेन में देखेंगे तो फिर वो सिमेट्रिक नहीं रहेगा ना। रहेगा ना। इसका एक हाइड्रोजन रिंग के प्लेन में रहेगा, एक ऊपर एक नीचे, इसका भी एक हाइड्रोजन रिंग के प्लेन में रहेगा, एक ऊपर एक नीचे, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गई। sp3 है ना, एक हाइड्रोजन sp3 है तो एक हाइड्रोजन ऊपर रहेगा और 3 हाइड्रोजन नीचे रहेंगे ना, और नीचे वाले का भी। तीन तो हाइड्रोजन टोटल है ही उसके पास। बोलो भाई, इसका एक हाइड्रोजन रिंग के प्लेन में है, ये हो गया। दूसरा हाइड्रोजन ऊपर की तरफ है, थर्ड हाइड्रोजन नीचे की तरफ है। रिंग के प्लेन वाला तो वैसे भी नहीं दिखेगा, क्योंकि रिंग के प्लेन से अपन प्लेन ऑफ सिमेट्री बना रहे हैं। एक बात ध्यान रखना, जहां से अपन प्लेन ऑफ सिमेट्री बना रहे हैं उस प्लेन के कोई ग्रुप और आइटम अपन को नहीं दिखने वाले सिमेट्री के लिए। इधर भी ऐसे होगा, समझा ना, एक हाइड्रोजन तो ऐसे हो जाएगा, रिंग इसी प्लेन में आ जाएगा। हो गया ना। हाँ सर समझो। ठीक है, तो इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री दोनों होगा, एक्सटेंड करेंगे ना अपोजिट डायरेक्शन में। इधर
दोनों ही नहीं है, क्योंकि क्रॉस वाला स्ट्रक्चर क्या होता है, फिक्स्चर प्रोजेक्शन, और फिक्स्चर प्रोजेक्शन में क्या होता है, ये दोनों ऊपर की तरफ है, ये दोनों ऊपर की तरफ है, ये दोनों ऊपर की तरफ है, ये दोनों भी ऊपर की तरफ है, और ये नीचे की तरफ है। हाउ कैन देयर विल बी अ प्लेन ऑफ सिमेट्री? भाई दोनों CH3 नीचे है, इसलिए सेंटर ऑफ सिमेट्री हो नहीं सकती। प्लेन ऑफ सिमेट्री के लिए क्या बताऊं इसमें, इधर से बनाऊंगा तो इधर OH है, इधर Cl है, नहीं बन सकता। नो प्लेन ऑफ सिमेट्री, नो सेंटर ऑफ सिमेट्री। सेंटर ऑफ सिमेट्री भी नहीं रहेगा उसमें। कैसे रहेगा, ये दोनों तो ऊपर की तरफ है ना। अगर ये नीचे और ये ऊपर होता तो अपन कहते हैं भाई यहां से ड्रॉ करेंगे तो दोनों ऊपर की तरफ है, तो नीचे की तरफ तो कुछ है ही नहीं वहां। हाँ ठीक है, समझे। अपोजिट डायरेक्शन में एक्सिस को एक्सटेंड करना होता है अपन को। इसमें COS नहीं है, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, और POS एक है शायद इसमें। कौन सा? वो अगर प्लेन में लिखेंगे रिंग को तो वो Cl और H अप डाउन रहेंगे और Br और H भी अप डाउन रहेंगे, तो उनके प्लेन में कट करेंगे तो मतलब तुम ये कह रहे हो कि अगर मैं एक तरीके से एक चेयर बनाता हूं, ऐसे मैंने एक चेयर बनाया, ऐसे एक चेयर बनाया बनने, वो कह रहा है कि ऐसे ना एक चेयर बनाते हैं और फिर उस चेयर के ये मतलब ऐसे बनाते हैं, वो चेयर अपन ऐसे लेके फिर नीचे की तरफ बनाते हैं। तो अगर इस चेयर को ना, मतलब जो सामने अपने चेयर रखा हुआ है उस चेयर के बिल्कुल एग्जैक्ट सेंटर में, ऊपर की तरफ सेंटर में ये दोनों, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ, ये पैर के पास नीचे की तरफ, ये ऊपर की तरफ, ये नीचे की तरफ, अगर अपन चेक करें तो ये एक प्लेन बन रहा है, एक ही प्लेन में लाई करते हैं ये सब के सब। ये एक ही प्लेन में लाई करते हैं सबके सब। देखो कोई डाउट है तो। ये Cl है और ये Br है, जो इधर अटैच है ना, ये तो टेट्राहेड्रल sp3 हो गई होगा, ये वाला, ये sp3 होगा, ऐसे दो बॉन्ड है, ये नीचे की तरफ इक्वेटोरियल और एक्सियल। अब अगर अपन ऐसे देखें इसको, तो जब अपन ऐसे देखेंगे ना तो इसके ये बॉन्ड, ये दोनों जिस प्लेन में होंगे ना, वो इधर चेयर बनेगा ना, जो नीचे की तरफ, इधर से ऐसे चेयर बनाएंगे ना अपन नीचे की तरफ, तो इधर वाले जो बीच में एटम होंगे ना, ये कार्बन और ये कार्बन, जिससे Br और Cl अटैच्ड है ना, वो एक ही प्लेन में है दोनों, ये वाला कार्बन और वो वाला कार्बन, क्योंकि ये तो बाकी हेक्सागन है ना जो आपने चेयर बना रखा है ना। तो इस चेयर को अगर बीच से ऐसे कट कर दिया जाए तो ये दोनों और ये दोनों एक ही प्लेन में लाई करते हैं, सो इट हैज अ प्लेन ऑफ सिमेट्री। किसी को डाउट है? सर सेंटर ऑफ सिमेट्री मतलब कैसे चेक करते हैं? सेंटर ऑफ सिमेट्री, अब अच्छा एक मिनट रुक जाते हैं पर देख, सेंटर ऑफ सिमेट्री, जैसे सेंटर ऑफ सिमेट्री चेक करना है मुझे, तो मैं मॉलिक्यूल का सेंटर ले लूंगा और उससे ना अपोजिट डायरेक्शन में, जैसे ये 4 में बढ़ रही है, रुकना, अपन इसको ना 4 मेंबर रिंग अज्यूम करते हैं, इसको ऐसे है ना, ऐसे ले लेते हैं 4 मेंबर रिंग। तो इसके सेंटर से जो इधर ग्रुप अटैच्ड है ना, तो इसके सेंटर से ऊपर वाला ग्रुप और उसी सेंटर से बॉटम साइड से ना एक्सटेंड करो बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब एक रेज यहां लेके आओ, एक यहां पर एक्सिस ड्रॉ करो और एक यहां पर एक्सिस ड्रॉ करो। अगर वहां और यहां सेम ग्रुप अटैच्ड है तो सेंटर ऑफ सिमेट्री है, नहीं तो नहीं है। और ऐसा सभी जगह होना चाहिए, अगर एक भी जगह डिफरेंट है तो मना कर दूंगा, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं। जैसे यहां देखते हैं, यहां आपने ऊपर Br, नीचे Br, ऊपर Cl, लेकिन यहां ऊपर Cl, तो भाई इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं बनेगी। ये तब बनता जब ये वाला Cl भी नीचे होता, जैसे इसमें दोनों Cl तो एक इधर है एक उधर है, इससे तो है, लेकिन इधर वाले पार्ट में इधर CH3 है इधर Br है, मना हो गया भाई, नहीं है, अब उसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है। सेंटर ऑफ सिमेट्री तब होता जब ये यहां होता, ये है सेंटर ऑफ सिमेट्री, बाकी तो हाइड्रोजन होंगे ना इधर। लेकिन अगर आप यहां पर ऐसे कर दो,
तो अपन मना कर देंगे नहीं। क्यों? आपने कहा था सभी जगह होना चाहिए, तो यहां तो था, लेकिन यहां पर CH3 नहीं, उधर हाइड्रोजन हो गया, इस कार्बन से हटा तो नहीं है। मतलब किसी भी मॉलिक्यूल के सेंटर से सभी अपोजिट डायरेक्शन में अगर एक्सेस ड्रॉ किया जाए तो सेम ग्रुप या एटम मिलना चाहिए, तो ही सेंटर ऑफ सिमेट्री है, नहीं तो नहीं है। जैसे तुमने कहा होगा भाई ये Cl है, ये Cl है, लेकिन इधर Br है, इधर H है, नहीं है सेंटर ऑफ सिमेट्री। समझ में आया? हाँ सर। तो उसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है। जैसे अपन ने यहां पर भी किया था ना, इधर ड्रॉ किया, इधर ड्रॉ किया, अगर यहां कहीं Cl लगा देते तो अपन कहते हैं इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री तो है, रिंग के प्लेन से, और Cl उसी प्लेन में जाएगा। लेकिन इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होता फिर। क्यों? क्योंकि इधर सेंटर पॉइंट से इधर Cl था, इधर Cl नहीं होता। और ऐसे भी नहीं करेंगे इधर Cl लगा देते हैं तो भैया मेरे इधर Cl चेक करना है अपन को, है ना, ऑर्थो पोजीशन पे ना इसके, इधर थोड़ी Cl चेक करना है कि अच्छा कहीं भी Cl लगा हो। अपन ने कहा उसी एक्सिस को एक्सटेंड करके अपोजिट डायरेक्शन में अगर सेम ग्रुप और एटम है तो है सेंटर ऑफ सिमेट्री, नहीं तो नहीं है। तो मैंने शायद आपको ऐसे दिया था, तो इसमें Cl ऊपर था ना, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री तो है। कैसे भाई? इधर आपने ऐसे लिखा है, इधर भी Cl ऊपर है और H नीचे है, इधर भी Cl ऊपर है और H नीचे है, तो इसी प्लेन से कट कर देते हैं ना। तो जिस प्लेन से अपन मॉलिक्यूल को कट करते हैं उस प्लेन में जो ग्रुप और एटम होते हैं आप कहते हैं उनको भूल जाना, क्योंकि वो तो लाइट के प्लेन में चले गए। तो फिर इधर वाला पार्ट सेम दिखेगा, तब तो प्लेन ऑफ सिमेट्री है इसमें, इसी प्लेन से परपेंडिकुलर टू द फोर मेंबर्ड रिंग। लेकिन सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है। उसमें क्या है भाई, ये बता दो, कुछ है उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री? सेंटर ऑफ सिमेट्री तो नहीं था, सेंटर ऑफ सिमेट्री तो नहीं, क्योंकि Br तो है अपोजिट डायरेक्शन में, Cl नहीं है ना, लेकिन इसलिए सेंटर ऑफ सिमेट्री तो भूल जाओ। अगर कोई डाउट है तो बता देना, मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि बाद में फिर एक्सेस ऑफ सिमेट्री पढ़ने के बाद फिर से पूछूंगा क्वेश्चंस कुछ। सब प्लेन ऑफ सिमेट्री में बस एक ही प्लेन देख करके सिमेट्रिक हो जाएगा? नहीं, एक ही, हाँ अगर मतलब एक प्लेन से भी अगर डिवाइड हो गया इक्वल पार्ट में तो है, एक प्लेन से भी हो गया तो, क्योंकि लाइट को ये थोड़ी पता, अपन से थोड़ी पूछेगा बताओ भाई एक ही प्लेन से चेक करना है या सारे प्लेन से चेक करना है। हम तो कहेंगे एक भी प्लेन से अगर उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो प्लेन ऑफ सिमेट्री है। सेंटर ऑफ सिमेट्री के लिए ऐसा नहीं होता, सेंटर ऑफ सिमेट्री में अपन को सारे डायरेक्शन में देखना होता है। तो वो सेंटर पॉइंट, जैसे अपन सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करते हैं ना, वैसे एक सेंटर पॉइंट तो एक ही होता है सभी मॉलिक्यूल का, तो उस सेंटर पॉइंट से अपन एक अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेस ड्रॉ करेंगे। प्लेन ऑफ सिमेट्री है नहीं है? है सर, प्लेन ऑफ सिमेट्री है इसमें? हाँ सर, Br के प्लेन। ठीक है, वो कह रहा Br के प्लेन से बना लो आप, इधर से कट करो तो ये Br और H, ये H और Br दोनों उसी प्लेन में लाई करेंगे, तो इधर ऊपर Cl है, इधर भी ऊपर Cl है, नीचे H है, इधर भी नीचे H है, तो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। मतलब डायगोनली इस डायगोनल ऐसे फेस डायगोनल से डिवाइड कर दो, तो है उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री। इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है क्या? नहीं है सर। दोनों ही नहीं है, कहीं से कुछ भी नहीं कट हो रहा। इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है सर। प्लेन ऑफ सिमेट्री है, पता है इस टाइप का क्वेश्चन वैसे मुझे पूछना नहीं चाहिए था। अब पूछा है तो ठीक है, अपन ऐसे कर देते हैं भाई, ये भी कायरल सेंटर है, ये भी कायरल सेंटर है, तो अपन को थोड़ा सा आरएस कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा।
भाई अगर कायरल सेंटर है तो मुझे चेक करने पड़ेंगे दोनों। ये हो जाएगा 1 2 3 S, तो फिर ये R आइसोमर है। अगर आपको कैलकुलेट करना नहीं आता टेंशन नहीं लेना, मैं बताऊंगा। मैं सिर्फ प्लेन ऑफ सिमेट्री बताना चाहता था कि एक क्वेश्चन डाल देते हैं। इधर ये होगा 1 2 और 3, ये R आ रहा है और ये S, तो फिर मैं बताऊंगा इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, क्योंकि S का मिरर इमेज R होगा या R का मिरर इमेज S होगा, तो फिर इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है। मैं अगर कोई कायरल सेंटर अटैच्ड है रिंग से, तो मैं रिंग में प्लेन ऑफ सिमेट्री चेक करने के लिए दोनों में चेक करूंगा कॉन्फ़िगरेशन। मैं ऐसे देख के नहीं बताऊंगा कभी, वो रिस्क लेना हो जाएगा कि इधर इधर पास दिख रहा है, इधर इधर दूर दिख रहा है, इधर इधर ऐसे इस तरह है, वो थोड़ा सा रिस्क लेना हो जाएगा। मैं रिस्क बिल्कुल नहीं लूंगा, मैं तो आरएस कॉन्फ़िगरेशन चेक करूंगा। समझ गया? तो अपन आरएस से चेक करेंगे। आर का मिरर इमेज ऐसा होता है, इसलिए पूरा मिरर इमेज है एक दूसरे का, तो ये भी मिरर इमेज हो जाएगा फिर रिंग में, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री हो गया ऐसे। तो मेरे ख्याल से अपन को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा प्लेन